नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में जो है गोरखाओं का शासन किस प्रकार से रहा और कौन से सन में वो बदले। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ते हैं गोरखाओं का शासन। ठीक है, तो आइए डिटेल में समझते हैं। देखो, गोरखाओं का शासन। गोरखा लोग नेपाल, आप सबको पता है कि गोरखा लोग कहाँ रहते हैं, नेपाल के होते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यह अपनी सत्ता और सैन्य शासन के आधार पर चलते हैं। तो ये कैसे चलते हैं? अपनी सैन्य और शासन के आधार पर ये चलते हैं। तो ये तो बेसिक पॉइंट है कि गोरखा स्वायत्त अत्यंत क्रूर एंड अत्याचारी होते हैं। ठीक है, तो गोरखाली जो लोग होते हैं ज़्यादातर दया नहीं करते हैं, अत्यंत क्रूर एंड क्या होते हैं, अत्यंत अत्याचारी होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम, जो मेन पॉइंट है हमारा, कि कुमाऊं में गोरखाओं का शासन कैसा रहा है और कब से कब तक रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, कुमाऊं में गोरखाओं का शासन, जो कुमाऊं में देखिए गोरखाओं का शासन रहा है, वो रहा है 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस सन के बीच में जो गोरखाओं ने कार्य किए वो आपके सामने है। ठीक है, पहला है 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर हर्षदेव जोशी के आमंत्रण आग्रह पर आक्रमण किया। तो जो गोरखाओं का कुमाऊं पर पहला आक्रमण है वो कब हुआ? 1790 ईस्वी में। और किसकी उपस्थिति में, किसके आमंत्रण पर? वो है हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखाओं का राजा कौन हुआ करता था? राजा रण बहादुर शाह। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ? एक तो कब हुआ पूछ सकता है, 1790 ईस्वी में। और जब 1790 ईस्वी में हुआ तो तब जो था गोरखाओं का राजा कौन था? वो था रण बहादुर शाह। ठीक है, इसके बाद देखिए, जिसे हम स्वामी निर्गुणानंद, तो स्वामी जो निर्गुणानंद नाम है वो ही किसका है? राजा रण बहादुर शाह का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व सुरसिंह थापा, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा आदि ने किया। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं कि जब आक्रमण के समय, जब गोरखाओं ने पहला आक्रमण किया 1790 में ईस्वी में कुमाऊं में, तो उस समय गोरखा सेना का जो नेतृत्व तीन जनों ने, सुरसिंह थापा, जगजीत पांडे एंड अमर सिंह थापा आदि ने किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, आक्रमण के समय कुमाऊं में चंद राजा। अब ये बोल सकता है कि जब गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण कुमाऊं पर किया तो उस समय चंद वंश का जो राजा था कौन था? तो वो था महीनचंद। तो महीनचंद कौन था? वो था हमारा चंद वंश का अंतिम राजा, अंतिम जो शासक हुआ करता था वो था महीनचंद। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद देखिए, 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा के हवालाबाग में गोरखा सेना से युद्ध करते हुए महीनचंद, जो चंदवंश का अंतिम शासक था, वो क्या हो गया? 1790 ईस्वी में मारा गया। कहाँ पे? अल्मोड़ा के हवालाबाग में गोरखाओं सेना से युद्ध करते हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। उत्तराखंड में नेपाल के राजा स्वयं शासन नहीं चलाते थे, बल्कि उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि शासन करते थे। अब इन प्रतिनिधियों तो क्या करते थे? सूबेदार या सूबा। तो देखिए, उत्तराखंड में जब जो गोरखाली लोग हैं नेपाल के, ठीक है, उनके राजा तो हुआ करते थे, पर राजा स्वयं अपना शासन नहीं चलाते थे, बल्कि उनकी जगह पर क्या करते थे? जो उनके प्रतिनिधि हैं, जिनको वो ज़्यादा मानते हैं, तो उनकी जगह पर वो क्या करते थे? शासन चलाते थे उस समय। तो उनको क्या कहा जाता था? सूबेदार या सूबा कहा जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे पढ़ते हैं कुमाऊं में गोरखा सूबेदार। अब कुमाऊं में किस प्रकार से जो गोरखा सूबेदार हैं उनका जो नाम है प्रचलित है। ठीक है, कुमाऊं में गोरखा सूबेदार। तो पहला पॉइंट है, कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था? जोगमल शाह। तो पूछ सकता है कि कुमाऊं का जो प्रथम सूबेदार था गोरखाओं के शासन में वो कौन था? तो वो था हमारा जोगमल शाह। ठीक है, इसके बाद कुमाऊं का द्वितीय सूबेदार था काजी नरसिंह। इसके बाद है काजी नरसिंह के काल में मंगल की रात की घटना। देखो, ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, कि पूछ सकता है कि मंगल की रात की घटना, जो मंगल की रात की घटना है वह कुमाऊं में किस सूबेदार के समय हुई? तो वो थी हमारी काजी नरसिंह, जो क्या हुआ करते थे? द्वितीय सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुमाऊं का तृतीय सूबेदार था अजब सिंह थापा। इसके बाद जो अन्य सूबेदार रहे हैं, जैसे रुद्रवीर सिंह, धौलक सिंह एंड गोरेश्वर और ऋतुराज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम,
कुमाऊँ का अंतिम, ज़्यादातर अंतिम और प्रथम पूछता है, तो प्रथम सूबेदार हो गया हमारा जोगमल शाह और अंतिम सूबेदार था तो वह बमशाह चौतरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं हम जो गढ़वाल में। अब कुमाऊँ में तो पढ़ लिया हमने। कुमाऊँ में कब से कब तक रहा? 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गढ़वाल में। गढ़वाल में कब से कब तक है? 1804 से 1815 ईस्वी तक क्या रहा? गोरखाओं का शासन रहा है। ठीक है, तो अब देखो गढ़वाल में गोरखाओं के शासन में बहुत सारे युद्ध हुए। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में कुमाऊँ में तो कम हुए, पर जो गढ़वाल में हुए वहाँ उन्हें युद्धों के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे युद्ध हुए। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है लंगूरगढ़ का युद्ध, जो कब हुआ? 1791 ईस्वी में। ठीक है, तो लंगूरगढ़ का युद्ध क्या हुआ? 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसे लंगूरगढ़ का युद्ध कहा जाता है। गोरखाओं का यह गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण था। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर जो आक्रमण हुआ उसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो वह है लंगूरगढ़, जो कब हुआ? 1791 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा दूसरा बाड़ाहाट का युद्ध, जो कब हुआ? 1803 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो बाड़ाहाट का युद्ध है ये हुआ 1803 ईस्वी में। गोरखाओं द्वारा गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण, ये गढ़वाल पर क्या था? दूसरा आक्रमण था, जिसे बाड़ाहाट का युद्ध कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल के विरुद्ध तीसरा युद्ध जो था वो था चमुआ या चंबा का युद्ध। ठीक है, तो ये इसी के जस्ट बाद हुआ था, चमुआ या चंबा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद है खुड़बुड़ा का युद्ध। इसके बाद जो चौथा युद्ध आता है हमारा खुड़बुड़ा का युद्ध। अब इसकी डेट पूछता है तो इसकी करेक्ट डेट है जो खुड़बुड़ा के युद्ध की 14 मई 1804 ईस्वी में, इसी के जस्ट बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गोरखाओं ने देहरादून के खुड़बुड़ा नामक मैदान पर आक्रमण किया, जिसे खुड़बुड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में गोरखाओं की विजय प्राप्त हुई और गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह, तो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये कि खुड़बुड़ा का युद्ध के समय गोरखाओं, जो गढ़वाल का शासक था वो कौन था? तो वो था हमारा प्रद्युम्न शाह। ठीक है, इसके बाद देखिए 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गोरखाओं के राजा कौन थे? गीवाण युद्ध विक्रम शाह थे। तो ये आपको क्या करना है? ये मेन पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम गढ़वाल में गोरखा सूबेदार। कुमाऊं में तो पढ़ दिए गोरखा सूबेदार, अब हम पढ़ेंगे किसमें? गढ़वाल में। तो गढ़वाल में जो पहला था हमारा अमर सिंह थापा, गढ़वाल का प्रथम सूबेदार था। कौन? अमर सिंह थापा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अमर सिंह थापा की नियुक्ति रण बहादुर शाह ने ही की है। ठीक है, तो रण बहादुर शाह जो द्वितीय थे हमारे, तो उन्होंने अमर सिंह थापा की क्या की? यहाँ पे नियुक्ति की है। इसके बाद देखते हैं हम अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार द्वारा काजी की उपाधि, देखो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूछ सकता है कि काजी नामक उपाधि नेपाल सरकार द्वारा किस सूबेदार को दी? तो वह है अमर सिंह थापा को। ठीक है, इसके बाद देखिए अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर बनवाया, जो गंगोत्री चारों धामों में से हमारा एक है गंगोत्री मंदिर। ठीक है, तो वो किसने बनाया? अमर सिंह थापा ने। इसके बाद रणजोर सिंह थापा, गढ़वाल का दूसरा। अब गढ़वाल का पहला कौन था? अमर सिंह थापा था, उसी के जस्ट बाद जो दूसरा था हमारा वो था रणजोर सिंह थापा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि मौलाराम ने दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि मौलाराम ने किसे? रणजोर सिंह थापा जो हमारा गढ़वाल का दूसरा सूबेदार था, उसे क्या कौन सी उपाधि दी थी? दानवीर कर्ण के नाम से। ठीक है, फिर कह रहा है रणजोर सिंह थापा द्वारा विचारी, मतलब जो जज को क्या बोलते थे उस समय? विचारी और अविचारी अधिशासक पदों का क्या किया गया? सृजन किया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम हस्तिदल चौतरिया जो थे गढ़वाल का तीसरा, और गढ़वाल का तीसरा सूबेदार कौन थे? हस्तिदल चौतरिया। इसने किसानों के लिए लगान दर कम की थी और किसानों के लिए क्या किया? तकावी ऋण दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं हम उत्तराखंड में गोरखाओं की शासन प्रणाली। अब उत्तराखंड में दो मंडल, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में हमने पढ़ लिया किस किस प्रकार से गोरखाओं का शासन रहा और कौन कौन से सूबेदार रहे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पूरे उत्तराखंड में गोरखाओं की शासन प्रणाली किस प्रकार से रही। ठीक है, देखो
इसके बाद देखो, गोरखाओं की शासन प्रणाली अपनी सत्ता और सैन्य पर क्या थी, आधारित थी। गोरखाओं ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित किया था, एक था अस्थाई और एक था अस्थाई, एक स्थाई और एक अस्थाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए आगे, स्थाई भाग को क्या कहा जाता था, जागचा या जगरिया। जो हमारा स्थाई भाग था उसको जागचा या जगरिया कहा जाता था, तथा जो अस्थाई भाग था उसको ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। फिर अगला पॉइंट है, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था, खुखरी। तो देखा होगा तुमने, जो भी गोरखा लोग होते हैं नेपाल के, उनके हाथ में जाता था, उनका जो प्रमुख हथियार होता है वो क्या होता है, खुखरी होता है, ठीक है। इसके बाद है, गोरखाओं ने अपनी उर्वरता का आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा। तो गोरखाओं के द्वारा ही हमारी जो उर्वरता की भूमि है उसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। कौन कौन सा, देखिए, पहला है अबल, दूसरा है दम, तीसरा सोम, चाहर और शुकवादी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गोरखा द्वारा जिस भूमि दिया जाता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे, दस्तूर। तो गोरखा हो जाता, किसी को भी कुछ भूमि दी जाती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, दस्तूर बोलते थे। अगला पॉइंट है, गोरखा सैनिक द्वारा मनमाने तरीके से कर वसूली। जब वो किसी व्यक्ति से मनमानी तरीके से कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था, बलिया बाली कहा जाता था, ठीक है। अगले पे आते हैं, गोरखाओं ने अपने शासनकाल में अल्मोड़ा में प्रथम अदालत की स्थापना की। तो अल्मोड़ा में प्रथम अदालत की स्थापना किसने की, गोरखाओं ने अपने ही शासनकाल में की है, ठीक है। इसके बाद है, मुकदमों का कार्य विचारी जज को दिया जाता था। जो भी वो मुकदमे चलाते थे गोरखा लोग, तो वो कार्य किसे देते थे, विचारी जज को दिया करते थे। इसके बाद है, अब देखिए, इतिहासकार ट्रेल, ठीक है, ये वही है जो द्वितीय कुमाऊँ हमारे कमिश्नर थे। ट्रेल के अनुसार गोरखाओं के शासनकाल में अपराधी के हाथ या नाक काटते थे। तो गोरखाओं के शासन में क्या होता था कि जो कोई भी अपराध करता था तो उसके या तो हाथ या नाक ये लोग क्या करते थे, काट देते थे, ठीक है। इसके बाद है, गोरखाओं के शासनकाल में ब्राह्मणों के लिए भी दंड व्यवस्था या ब्राह्मणों को देश निकाला। तो इनमें क्या किया जाता था, जो भी अपराध करता था ब्राह्मणों में, उसको देश निकाला, चुटिया काटना, जनेऊ उतारना, तो आदि सजाएं क्या दी थी, गोरखाओं के द्वारा दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, गोरखाओं के शासनकाल में शिल्पकारों को कामी, सुनारों को सुनवार, नाई को नौ और दासों को कठुआ कहकर पुकारा जाता था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम, उत्तराखंड में गोरखाओं की कर प्रणाली, ठीक है। तो कर प्रणाली ये बहुत मेन बनेगा, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं कि किस प्रकार का कर किससे संबंधित था। पहला पॉइंट है, गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भू राजस्व कर, जो वो लेते थे। पहला आता है हमारा पुंगड़ी कर, ठीक है। पुंगड़ी कर, तो पुंगड़ी कर किससे संबंधित था, ये था भूमि से संबंधित, ठीक है। जो भी वो भूमि कर लेते थे उसे क्या कहा जाता था, गोरखाओं के शासनकाल में पुंगड़ी कर। इसके बाद आता है शून्य फागुन कर। ये था जब वो लोग उत्सव मनाते थे तो उसे बोलते थे हम शून्य फागुन कर, ठीक है। इसके बाद आता है टीका भेंट कर। ये कब था, जब गोरखाओं के द्वारा कोई भी शुभ काम या विवाह किया जाता था तो उसको बोलते थे हम टीका भेंट कर। इसके बाद आता है मरोकर, जिसका कोई पुत्र नहीं होता उससे मरोकर लिया जाता था। इसके बाद आता है तानकर। तानकर किसके लिया जाता था, कपड़ों के लिए, ठीक है। कपड़ों पर लिया जाने वाला कर को क्या बोलते थे, तानकर बोलते थे। इसके बाद है मोकर। मोकर किसे कहा जाता था, प्रत्येक परिवार से लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, मोकर कहा जाता था। इसके बाद है बहता कर। बहता कर जो छिपाई गई संपत्ति, जो भी वो संपत्ति छिपाते थे, ठीक है, या किसी को दिखाने नहीं ले जाते थे, छिपा देते थे, तो उसको बोलते थे हम बहता कर। इसके बाद है अधनी दप्ती कर। खस जाति के जमींदार, अब उस समय क्या हुआ करता था कि जब गोरखा लोग रहते थे तो उन्हीं के अंडर एक खस जाति भी रहती थी, तो उनसे जो लिया जाने वाला, जमींदारों से लिया जाने वाला कर था उसे बोलते हैं हम अधनी दप्ती कर, ठीक है। इसके बाद है मिझारी कर। मिझारी कर किसी को बोलते हैं, जागरी और ब्राह्मण। जब कहीं भी जागर लगती थी तो उसमें जो ब्राह्मण थे उनसे लिए जाने वाले को कर को क्या कहते थे, मिझारी कर कहते थे। इसके बाद है रहता कर। जो रहता कर किससे लिया जाता था, जो गांव छोड़कर भागने वाले से लिया जाता, जो गांव छोड़ता था तो उससे क्या लिया जाता था, रहता कर। फिर
मांगा कर, मांगा कर युद्ध के समय प्रजा से, जब कोई भी युद्ध छिड़ता था, युद्ध होता था, तो उस समय जो प्रजा थी, ठीक है, तो उनसे लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मांगा कर कहलाता था। इसके बाद है दोनिया कर। दोनिया कर किससे लिया जाए? प्रजा को अपने जानवरों को चराना। अब प्रजा होगी तो जानवर भी होंगे, तो उनसे लिया जाने वाला कर, जो जो प्रजा से, ठीक है, जानवरों को चराने के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? दोनिया कर उसे कहते थे, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा तिमाही कर। तिमाही कर जो प्रजा द्वारा सूबेदार, सूबेदार थे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में, तो प्रजा द्वारा सूबेदारों को दिया जाता था क्या? तिमाही कर। फिर कुशेही कर, ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने, ब्राह्मण जो थे उन पर जमीन हथियाने पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? कुशेही कर कहलाता। लास्ट आता है हमारा इसमें सायर कर, ठीक है। तो सायर कर क्या था? सीमा कर। सायर से 100 से सायर, 100 से सीमा कर, याद रख लो, ठीक है। जो कोई भी सीमा कर होता था वो क्या देते थे? गोरखाओं को देते थे, तो वो किस नाम से जाना जाता था? सायर कर, ठीक है। तो ये थे हमारे जो गोरखा, उत्तराखंड में गोरखाओं के द्वारा लिए जाने वाले कर, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।